हेलो हाय गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सबके। अब हमने बेटा लास्ट स्लाइड में हम पढ़ चुके थे डाइजेशन, और डाइजेशन से जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे बोर्ड्स में, कंपार्टमेंट वाले बोर्ड्स में, वो हम सारे कर चुके थे। डाइजेशन को हम वन बाय वन डिटेल में हम पढ़ चुके थे। अब हम बेटा आज रेस्पिरेशन वैसे मैं स्टार्ट करा चुका हूँ एक वीडियो में, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आज लाइव प्रोसेस का रेस्पिरेशन क्या किया है आज फिर से स्टार्ट कर दिया है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब सबसे पहले बेटा आपसे पूछा जाएगा कि रेस्पिरेशन क्या है। अब रेस्पिरेशन में सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। प्रोसेस ऑफ रिलीज एनर्जी, एनर्जी का रिलीज होगा किससे? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होगा और किसके लिए होगा? फॉर सेलुलर यूज। इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सिंपल लैंग्वेज है, आप बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज एनर्जी, एनर्जी का रिलीज होगा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर सेलुलर यूज। सेलुलर टिश्यू यूज के लिए जो ऑक्सीडेशन के साथ में एनर्जी का रिलीज होगी, उसका यूज होगा सेलुलर के लिए, सेल के लिए, टिश्यूज के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की बेटा अगर हम केमिकल इक्वेशंस देखते हैं तो सबसे पहले C6H12O6 होगा हमारे पास में। C6H12O6 ये कहाँ से मिला है हमें? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस में CO2 H2 मिलके क्या बना रहे थे? हमारा C6H12O6, O2 रिलीज कर रहे थे और साथ में H2O भी रिलीज कर रहे थे। बाहर से आया हमारे पास में C6H12O6। अब बाहर से जो हमने ब्रीथिंग के थ्रू हमने एयर ली है, उस वो क्या ली हमने? ऑक्सीजन। किसमें इसका बेटा टूट गया है? ये CO2 में, H2O में, और साथ में किसमें टूटा है? ATP। ATP किसकी फॉर्म में है? एनर्जी किसकी फॉर्म में है? ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और इन्हीं को बोलते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊर्जा के सिक्के या करेंसी ऑफ एनर्जी किसको बोला जाता है? ATP को, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब बेटा लिविंग सेल है एक, लिविंग सेल्स में किसका हुआ है ऑक्सीडेशन? C6H12O6 का। ऑक्सीजन एंटर हुई है और किसमें टूट के निकल गई है बेटा? CO2 में, जो हमने एक्सेल कर दी है। H2O में, जो हमारा मोइस्ट के रूप में निकला है वाटर। और साथ में किसका हुआ है? एनर्जी का हो गया है हमारे साथ में, रिलीज हो गई है, जो हमारे सेलुलर यूज के लिए हमें मिलने वाली है। अब बेटा रेस्पिरेशन में दो पार्ट है। रेस्पिरेशन के मैं आपको दो स्टेप बताता हूँ। एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा रेस्पिरेशन है बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन। अब बेटा इसको ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से, एकदम आपको एकदम अभी पता चल जाएगा। देखो बेटा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम बोल सकते हैं ब्रीथिंग। इसका कहने का मतलब है कि जो हमने एयर, यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर हमने क्या की है? इनटेक की है। और CO2 रिच एयर हमने क्या की है बेटा? एक्सेल की है। ठीक है बेटा, इस ऑक्सीजन रिच एयर हमने इनटेक किया, यानी कि इनहेल की है, और CO2 रिच एयर हमने एक्सेल कर लिया। बस सिंपल सा प्रोसेस है। इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसी को बोलते हैं हम ब्रीथिंग। और इंटरनल रेस्पिरेशन ये है बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये है इंपॉर्टेंट। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या बोल सकते हैं हम? ऑक्सीडेशन किसका होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है लाइक ग्लूकोज का। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद में क्या निकला है बेटा? O2, और प्लस साथ में क्या रिलीज हुई है? हमारा ATP। यहां पे ATP रिलीज नहीं होती है, क्योंकि यहां पे क्या है? ये ब्रीथिंग है, ऑक्सीजन हमने ली है, कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ दी है। इसको क्या बोला है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग। बट सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? जो हमारी सेल में होगा, इन द सेल होगा। कैसे होगा? ऑक्सीडेशन होगा किसका? ग्लूकोज का, बाय द प्रेजेंस ऑफ O2। और क्या हो जाएगा बेटा? वो CO2 में टूट जाएगा, और किस में टूट जाएगा? हमारा ATP में। ATP क्या है? हमारा ऊर्जा के सिक्के। ठीक है बेटा। अब कोइंस ऑफ एनर्जी ये है हमारे ATP, ऊर्जा के सिक्के। अब यहां तक आपको क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या है रेस्पिरेशन का प्रोसेस? क्या है? प्रोसेस ऑफ रिलीज एनर्जी, एनर्जी का रिलीज होना किसके? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कौन से हैं? लाइक ग्लूकोज, C6H12O6 फॉर सेलुलर यूज। सेलुलर यूज के लिए इट इज कॉल्ड, या दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की हम कैसे लिखेंगे? C6H12 ऑर्गेनिक कंपाउंड, O2 हमने
इनहेल की है, इनटेक की है, और क्या निकल गया है हमारे बाहर, CO2, H2O और ATP। अभी ATP कैसे बनेगा, कैसे टूटेगा, कैसे इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, अभी हम पढ़ने वाले हैं। आप एकदम बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए बस। C6H12 लिविंग सेल है, C6H12 आया, टूटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो गया, CO2 आउट, H2O आउट और एनर्जी आउट। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है जिसमें ये नॉर्मली प्रोडक्ट बनते हैं, ये रिएक्टेंट है। दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको बोल सकते हैं ब्रीथिंग, जो हम O2 रिच एयर है वो हमने इनटेक की है, और CO2 रिच एयर क्या की है हमने, एक्सेल की है। इंटरनल रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, किसका होगा, ग्लूकोज का होगा, और क्या निकलेगा, CO2 रिच एयर आउट हो जाएगी, और सेल में क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा, ATP। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। ATP की फुल फॉर्म क्या हो सकती है हमारी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। यहाँ तक हो बेटा। अब इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब बेटा हमने क्या पढ़ लिया था, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में बता चुका था कि जिसमें O2 रिच एयर हम उसमें इनहेल करेंगे, और CO2 रिच एयर उसमें हम क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे। और सेल रेस्पिरेशन में बताया था कि ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, और O2 रिच एयर क्या होगा उसमें हम इनटेक करेंगे, और CO2 रिच एयर हम उसमें एक्सेल करेंगे, प्लस साथ में ATP के क्या होगा उसमें एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या पढ़ रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। एकदम ध्यान से पढ़िएगा, पहले भी पढ़ा है बट फिर पढ़ा रहा हूं। एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होगा एनरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा O2 क्या होगी, यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे O2 का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि ये बिना O2 के क्या कर सकते हैं, ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था कि एक ओब्लिगेट एरोबिक थे, एक फैकल्टेटिव एनारोबिक थे। उसमें यह था बेटा कि ओब्लिगेट जो एरोब्स थे और ओब्लिगेट एरोबिक एनिमल्स थे, उसमें यह था बेटा कि उसमें O2 उन्हें चाहिए ही चाहिए। बट जो फैकल्टेटिव होते हैं, अगर O2 की प्रेजेंस नहीं भी है तो वो क्या करते हैं, बिना O2 के भी क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो इसमें कैसा होगा, O2 रिक्वायरमेंट होगी, इसमें O2 की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। अभी आपको ये टेबल के रूप में बता रहा हूं, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो हूं आपको बताने वाला हूं कि एक एक करके कि इनकम्प्लीट कैसे डाइजेशन हुआ है, और ब्रेकडाउन हुआ है, और कंप्लीट ब्रेकडाउन कैसे हुआ है, इनकम्प्लीट कैसे हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन कैसा होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, और यहाँ पे कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। यहाँ पे साइट क्या है, यहाँ पे लोकेशन, ये साइटोप्लाज्म में भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। ये ओनली किस में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। स्टेजेस इसकी क्या होंगी बेटा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, कैसा होगा, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा क्रेब्स साइकिल, और क्या होगा फिर, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये अभी मैं तीनों स्टेप्स आपको बताने वाला हूं इसके जो, और इसमें कैसा होगा, ओनली ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे कैसा होगा, ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे बेटा, CO2, H2 और एनर्जी बता चुका था अभी। C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, 6CO2 प्लस 6H2, और क्या हो जाएगा हमारा, एनर्जी के रूप में क्या बन जाएगा हमारा, ATP मैं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ATP के रूप में क्या होगी, एनर्जी टूटेगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनेंगे बेटा, एथेनॉल, इथेनॉल और CO2 तो बनेंगे हमारे ईस्ट में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था हमारा। इथेनॉल और CO2 किसमें बनेंगे, ईस्ट में, और लैक्टिक एसिड बनेगा ह्यूमन में। आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज या हैवी वर्कआउट क्या होता है, हमारी सांस फूलने लगती है। हमारे जॉइंट्स में क्या होता है बेटा, O2 की कमी आ जाती है हमारे सेल्स और टिश्यू में, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी हम वर्कआउट करते हैं उतनी जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, CO2 को बाहर करते हैं, और उतनी जल्दी जल्दी क्या करते हैं हम, O2 को इनहेल करते हैं। अब क्या होता है, उसका एकदम से ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है बेटा, तो हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, उसमें क्या होने लगता है बेटा, O2 की कमी होने लगती है, जिसके कारण वहां क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड इनसफिशियंट हो जाएगा O2, तो वहां पे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है बेटा, हमारे जॉइंट्स जो हैं या हमारे टिश्यूज जो हैं वो क्या करने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं, जब आप जिम वगैरह करते हैं या कोई हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं। समझ में आ गया लैक्टिक एसिड कैसे बनेगा, इनसफिशियंसी होगी किसकी, O2 की, मसल्स में, और मसल्स में क्या बनना शुरू हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, क्योंकि वहां पे क्या हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। वहां पे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, और जिसके कारण क्या होगा, पेन जैसा फील होगा। यहाँ पे कितने बनेंगे, 38 ATP। यहाँ पे कितने बनेंगे बेटा, ओनली 2 ATP। समझ में आया आपको। और इसको इंटरनल रेस्पिरेशन को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, सैक ने किया था 1890 में। 1890 में किसने किया था बेटा, सैक ने किया था। ठीक है, SACH
क्लियर हुआ बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। अभी जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी तब तक आपको नेक्स्ट वाले स्टेप भी समझ में नहीं आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको नोट डाउन कीजिए बेटा। तो बच्चा पार्टी अब मैंने आपके लिए एकदम सिंपल उसमें बना दिया है बेटा, ये टेबल में ही बना दिया है और मैंने डेफिनेशंस भी लिख दी हैं कि किसमें क्या क्या होगा। अब आप एकदम ध्यान से यहाँ पे एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। सबसे पहले बेटा रेस्पिरेटरी सब्सटेंस होगा हमारे पास में, क्या होगा बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज होगा। अब मैंने आपको बताई है एरोबिक रेस्पिरेशन के जो स्टेजेस हैं वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और उसमें क्या बताया मैंने, एनारोबिक में आपको बताया है ग्लाइकोलाइसिस। अब बेटा एकदम ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ग्लूकोज होगा C6H12O6, C6H12O6। इसका बेटा ब्रेक डाउन हुआ है हमारा पायरुविक एसिड या पायरुवेट में। यहां तक क्लियर है। ये 3 कार्बन मोलिक्यूल्स है, 3C लिख देता हूं। इसका किसमें हुआ है बेटा, पायरुवेट में। ये दोनों में होगा और ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, यानी ग्लूकोज का पायरुवेट में या पायरुवेट में तोड़ना, ये क्या कहलाया है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अब आपसे पूछने लगा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है बेटा, तो ग्लाइकोलाइसिस आप बता सकते हो कि ब्रेकडाउन ऑफ 1 molecules of glucose, 1 molecules of glucose into 2 pyruvate molecules, 2 pyruvate molecules में टूटा है and produce small amount of ATP, small amount of ATP टूटा है हमारा only 2 ATP। किसमें टूटा है बेटा, small amount of ATP किसमें टूटा है हमारा, 2 ATP में। और क्या साथ में निकला है हमारा, NADH। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक। सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस हमारा क्या है, रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है जो दोनों में परफॉर्म होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी। अभी मैंने आपको कुछ नहीं डिफ्रेंशिएट किया है कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है और यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स किसमें टूटा है बेटा, पायरुविक एसिड या पायरुवेट में। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, ग्लाइकोलाइसिस। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। अब यहाँ पे बनती हैं 2 कंडीशन। सबसे पहले O2 अगर एब्सेंट है, यानी कि अब यहां से क्या हुआ है हमारा, इधर की तरफ को एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक होगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होगा लैक्टेट फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा बेटा, इथाइल एल्कोहल बनेगा और लैक्टेट फर्मेंटेशन में क्या बनेगा हमारा, लैक्टिक एसिड बनेगा। आपको रिएक्शंस याद होगा कि अभी मैं लिखवाया हुआ है कि जब ग्लूकोज का C6H12 का O6 का बना था तो अगर हमारा ईस्ट में क्या बनना था हमारा, एथेनॉल, और क्या बनना था साथ में CO2, और लैक्टिक एसिड किसमें बनना था, ह्यूमन सेल में। तो बेटा वही लिखा हुआ है कि अगर अल्कोहल फर्मेंटेशन बनेगा तो एथिल अल्कोहल, और लैक्टेट फर्मेंटेशन बनेगा तो लैक्टिक एसिड। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहां तक क्लियर हुआ बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे O2 हमारे पास में प्रेजेंट है। अब पायरुविक एसिड कहां से हो जाएगा, ये हमारा एक्सट्रैक्ट डिराइव्ड करेंगे हम कहां से, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से हमारा एसिटाइल ग्रुप एक्सट्रैक्ट हुआ। इसमें क्या हुआ है बेटा, O2 का हमारा क्या हुआ है, मिक्सअप हुआ है। आपको याद होगा कि C6H12O6 इसी के साथ मिलकर क्या बनना था, O2 मिला था इसमें, और O2 के साथ में मिलकर क्या बनना था हमारा, CO2 प्लस H2O, और प्लस क्या रिलीज हो रही थी हमारी, एनर्जी। यही तो था बेटा, एनर्जी रिलीज हो रही थी हमारी। अब यही चीज मैं बता रहा हूं कि एसिटाइल ग्रुप एड ऑन हुआ है यहाँ पे और ड्राइव्ड हुआ है, और O2 का इसमें क्या हुआ है, एड अप हुआ है। अब ये साइकिल जो कहलाएगी बेटा हमारी, कहलाएगी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में भी मैंने सिंपल लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर्ड किया, 1937 में हेंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने। कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स माने ग्लूकोज वगैरह का क्या हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप का क्या कर लिया गया है, वहां से ड्राइव्ड कर लिया गया है, और प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में यहाँ पे क्या हुआ है, अब ये जैसे ही आगे बढ़ा, जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, किसमें टूट गया है बेटा, ये CO2 और H2O में। किसमें टूट गया हमारा, CO2 और H2O में ब्रेकडाउन हुआ है, और यहाँ पे क्या हुई है हमारी 38 ATP रिलीज हुई है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
चेन। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, हमारा NADH जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है, NADH यहाँ पे ही बनता है। NADH वगैरह जो बनकर होता है हमारा एक प्रोटॉन साइकिल होता है, जिसमें क्या रिलीज हो जाती है हमारी 38 ATP। तो ये क्रेब्स साइकिल किसमें होगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस यानी ये किसमें होगा, ओनली ऑन साइटोप्लाज्म में। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का टेबल बन गया है, यानी कि 38 ATP। ये किसका बन गया है, हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन का। क्लियर हुआ बेटा कंफ्यूजन? आपको अगर ऐसे डायग्राम अगर आप बना के आओगे तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा बोर्ड एग्जामिनर पर, और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। दोबारा समझ लीजिए बेटा, ग्लूकोज का सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्या बना है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, O2 एब्सेंट हुई है, एक होगा अल्कोहल फर्मेंटेशन, एक होगा लैक्टेट फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन होगा इथाइल अल्कोहल बनेगा, लैक्टेट फर्मेंटेशन होगा लैक्टिक एसिड बनेगा। इस प्रोसेस को हमने बोला है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस में वही लिखा हुआ है, ब्रेकडाउन ऑफ 1 molecules ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP एंड NADH। अभी आगे बढ़ा, एसिटाइल ग्रुप डिराइव्ड हुआ, यहाँ से O2 मिल गई जो हमने इनटेक की है, O2 गई यहाँ से, क्योंकि O2 यहाँ पे प्रेजेंट होनी जरूरी है। जैसे ही बना क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हुआ, क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या बना है, ब्रेकडाउन हुआ है CO2 प्लस H2O में, यानी कि ये वाली रिएक्शन हमारी क्या आ गई है अब निकल के। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आगे बढ़ा ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ से क्या हुए हमारे 38 ATP प्रोड्यूस हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, O2 और H2 साथ में मिले तो क्या बन गया, 38 ATP रिलीज हुए। और क्रेब साइकिल में क्या है, हेंस क्रेब ने दिया था 1937 में, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहाँ पे होगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। क्लियर हुआ बेटा कंफ्यूजन? एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। तो बच्चा पार्टी मैंने एक टॉपिक खत्म कराया अभी, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या क्या उसमें प्रोडक्ट बनेंगे। और मैंने आपसे जैसे कमिटमेंट की थी कि हम कोई भी क्वेश्चंस बोर्ड लेवल का बचने नहीं देंगे अपने टॉपिक से। जैसे ही टॉपिक फिनिश हुआ है, जो मैंने बोला था आपको कि टॉपिक के तुरंत बाद हम क्या कराने वाले हैं, क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अब मैंने इनको राइट कर दिया है, अब इनको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, नेम द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। उस मॉलिक्यूल्स एनर्जी के उस मॉलिक्यूल्स का नाम बताना है जो सिंथेसिस होगा ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो सिंथेसाइज्ड हुआ है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, उस मॉलिक्यूल का हमें नाम बताना है। सिंपल है बेटा, ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट याद हो जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2021 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए, लैंग्वेज चेंज की, और लेकिन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस बार भी क्वेश्चन आपको ये आएगा, 101% आएगा ये वाला क्वेश्चन आपको आएगा, एग्जैक्ट ऐसे ही आएगा। लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट इसका आंसर यही लिख के आना है आपको। पूछा गया है, राइट 2 डिफरेंट बे, 2 डिफरेंट रास्ते या 2 डिफरेंट बे का नाम बताइए, इन बिच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ है टू प्रोवाइड एनर्जी। रेस्पिरेशन में पढ़ते हुए आ रहे थे कि ऑक्सीडेशन होगा किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्या रिलीज होगी, एनर्जी होगी। तो वही बात बोल रहा है कि भाई उन 2 बे का नाम बताइए जहां पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और प्रोवाइड एनर्जी होगी इन ह्यूमन बॉडी। राइट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के नेम लिखने हैं, यानी कि क्या क्या उनमें बनने वाला है, रिएक्टेंट नहीं। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस, प्रत्येक केस में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। लैंग्वेज चेंज की एग्जामिनर ने विद द हेल्प ऑफ, सोचा आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपको पता चल जाएगा। आज के बाद में आपको सारी कंफ्यूजन खत्म है, कोई भी टॉपिक बचने नहीं देंगे बेटा, बस ध्यान से देखना है आपको। अगला है विद द हेल्प ऑफ स्कीम फ्लो चार्ट, बोल रहा है कि स्कीम फ्लो चार्ट के द्वारा बताइए कि सो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बताइए इन ए सेल टू प्रोवाइड एनर्जी। फिर से वही लैंग्वेज है। सबसे पहले बोला इसने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो क्या बनेगा, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो क्या बनेगा। हम 3 कंडीशन, इसने 2 पूछी है, हम 3 कंडीशन बताएंगे। सबसे पहले ग्लूकोज था, पढ़ रहे थे हम, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म में होगा, क्या होगा बेटा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। यहाँ पे नोट डाउन कर लिख देता हूं मैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस हुआ। पायरुवेट है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनेगा। 2 कंडीशंस बताई थी, जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इनसफिशिएंट होगी, और एक क्या होगी, ऑक्सीजन पूरी तरह से एब्सेंट, पूरी तरह से होगी नहीं। वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में बताया था लैक्टिक एसिड बनेगा, किसमें बनेगा, मसल सेल्स में बनेगा ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज। अगर O2 का एब्सेंट है तो क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, और क्या बनेगा साथ में, क्या बनेगा हमारा CO2, इथेनॉल बनेगा, और क्या बनेगा CO2 किसमें बनेगा, ईस्ट में बनेगा। सेकंड कंडीशन पूछ रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, इसने एब्सेंस में बता दी है, ऑक्सीजन एब्सेंट, हमने लैक ऑफ ऑक्सीजन भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी है। ग्लूकोज होगा,
6 कार्बन मोलिक्यूल्स है साइटोप्लाज्म में होगा, तो अब पता चल गया है क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन एंड इट अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में होगा ये। पायरुवेट बनेगा, 3 कार्बन मोलिक्यूल्स, O2 अगर प्रेजेंट होगी तो किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे परफॉर्म हो रहा था, क्रेब्स साइकिल में, याद करो क्या बन गए थे बाद में हमारे, CO2 H2O प्लस एनर्जी, और एनर्जी के कितने कॉइन बने थे हमारे, 38 ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। बोला था ना आपसे, एक भी टॉपिक जैसे ही खत्म होगा सारे क्वेश्चंस करा डालेंगे एकदम प्रीवियस ईयर की। ये 2020 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। अब बताइए आपको कोई सा अगर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूजन हो या आप नहीं कर पाएंगे ना बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। बेटा अब अगला हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स किसके थ्रू होगा बेटा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। यानी डिफ्यूजन का मतलब होता है कि प्लांट्स की जो लेंटिकल्स हैं, जो रूट हेयर है, जो स्टोमेटा है, वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे गैसेस को एक्सचेंज करने में थ्रू द जो इन्वायरमेंट में हमारी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। आप पढ़ते पढ़ते बहुत आपको याद हो गया होगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी क्या बना देता है बेटा, ये C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O प्लस क्या रिलीज करता है, हमारी एनर्जी रिलीज करता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा बेटा, फोटोसिंथेसिस। अब इसका रिवर्स कर दीजिए, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा, रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, रेस्पिरेशन ये कैसा कहलाया हमारा, फोटोसिंथेसिस। ऊपर लिख देता हूं मैं, फोटोसिंथेसिस में चीजें क्या बनती हैं, ये बनती हैं। और ये क्या कहलाता है हमारा, रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में भी कैसा प्रोडक्ट बनेंगे हमारे बेटा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और क्या बनेगा, एनर्जी का क्या होगा, रिलीज होगी। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसको समझ लीजिए कैसे होगा ये। सबसे पहले हमारे फोटोसिंथेसिस, CO2 हमारा रॉ मटेरियल है, H2O और एनर्जी, साथ में क्या बना दिया उसने, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, और क्या बनाया है, ऑक्सीजन, और क्या बनाया बेटा, वाटर, और क्या कर दी है, रिलीज एनर्जी। अब इसका रिवर्स कर दीजिए बेटा, क्योंकि प्लांट्स को भी तो रेस्पिरेशन की जरूरत है, तो प्लांट्स भी तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लांट्स भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। बट फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। यानी कि प्लांट्स भी जो गैस लेते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, वो O2 ही लेते हैं। ये ऑल लिविंग सेल्स में चलती रहती है। फोटोसिंथेसिस क्या रहता है, ड्यूरिंग द डे चलता है। तो इसमें भी क्या होगा बेटा, C6H12O6 जो उन्होंने सुक्रोज बनाया है, जो उन्होंने खाना बनाया है, ये क्या करेंगे, इसको क्या करेगा, ये भी टूटेगा किसमें, CO2 में, H2O में और एनर्जी में। ये कैसा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। किसके थ्रू होगा बेटा, किसके थ्रू होगा, ये हमारा लेंटिकल्स के थ्रू होगा। लेंटिकल्स यानी कि छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, बहुत छोटे टिनी पोर्स, बहुत छोटे वाले क्या पाए जाएंगे, टिनी पोर्स पाए जाएंगे। और क्या पाए जाएंगे, रूट हेयर्स। आपने देखा होगा रूट हेयर्स, यानी कि रूट में बहुत ज्यादा छोटे क्या पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बाल जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर। और थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मैं बता चुका हूं कि स्टोमेटा। स्टोमेटा बेटे हेल्प किस में करते हैं, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। यानी कि गैसेस एक्सचेंज में कौन हेल्प करते हैं हमारे, ये भी करते हैं, लेंटिकल्स भी करते हैं, रूट हेयर्स भी करते हैं, बट स्टोमेटा करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। स्टोमेटा ही क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। समझ में आया बेटा। इस रिएक्शंस को, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस आएगी तो ऊपर वाली नोट डाउन करनी है, और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की आएगी तो उधर से नोट डाउन करनी है। और क्या बन जाएगा, इसलिए मैंने एरो लगा दिया है, अगर ये आएगा और ये आएगा। क्लियर हुआ बेटा। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी जैसे मैं टॉपिक खत्म करूंगा उसके बाद में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कीजिए आप। अब बेटा हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे बेटा। एनिमल्स में क्या क्या टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, और रेस्पिरेशन को तो मैं आपको बता चुका हूँ, इतनी बार डेफिनेशन ही बता चुका हूँ कि क्या क्या उसमें होगा। O2 ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, O2 के साथ में CO2 प्लस H2O प्लस क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब इसमें आपको मैं बता रहा हूँ सबसे पहले क्या है, डिफ्यूजन रेस्पिरेशन। डिफ्यूजन रेस्पिरेशन बेटा वो होता है, डिफ्यूजन यानी कि कोई एक लेयर है, कोई एक मेम्ब्रेन है, उसी के थ्रू कोई स्पेशल उसमें क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन
प्रेजेंट नहीं है, वो क्या करते हैं, पूरी एक मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, पूरी मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो लिखा हुआ है थ्रू जनरल बॉडी सेल मेम्ब्रेन। एग्जांपल हो सकते हैं अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम कैसे हैं बेटे, हमारा यूनिसेलुलर है। अब गुड्डे गुड़िया ये देखिए क्यूटिनस। क्यूटिनस का मतलब है जहां पे जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास में अपनी मोइस्ट स्किन पाई जाएगी, मोइस्ट स्किन मतलब थोड़ी चिपचिपी गीली स्किन पाई जाएगी, वहां पे क्या होगा, हमारा अर्थवॉर्म और लीच। आपने देखा भी होगा कि केंचुआ वगैरह और जो जोक वगैरह है, इनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी कैसी होती है बेटा, मोइस्ट होती है, थोड़ी नमीदार होती है। ये क्या कर देते हैं, यानी कि क्यूटिनस रेस्पिरेशन किसमें पाई जाएगा, अर्थवॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपसे ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं बेटा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, और अभी मैं पूछूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे। अगला है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा बेटा, गिल्स के थ्रू होगा। और गिल्स आएंगे तो सबसे पहले क्या आएगी, हमारी फिशेज आएंगी, क्रैब्स आएंगी और प्रॉन्स जितने भी होंगे हमारे। अब है ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है, बट ये कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रैकियल रेस्पिरेशन से थ्रू किसके होगा, ट्रैकी के। अब ट्रैकी क्या है बेटा, पूरी बॉडी में क्या होंगे उसके, पूरी बॉडी में टिनी पोर्स, बहुत ही छोटे आंखों से ना दिखने वाले क्या होंगे, टिनी पोर्स होंगे। इस टाइप से टिनी पोर्स होंगे। अब टिनी पोर्स आगे जाके क्या स्ट्रक्चर बना देंगे बेटा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना देंगे। ये इस टाइप से पूरी बॉडी में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब टाइप की क्या बनाएंगे, हमारे में स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जो क्या करेगी, रेस्पिरेशन में क्या करेगी बेटा, हेल्प करेगी। टिनी पोर्स पाई जाएंगे पूरी बॉडी पे, तो लिखा हुआ है थ्रू ट्रैकी। और ट्रैकी क्या है, टिनी पोर्स है पूरी बॉडी पे, और ये क्या बनाएंगे, आगे जाकर ट्रैकियल ट्यूब्स बनाएंगे। किसमें पाई जाएंगे बेटा, कॉकरोच, हाउस फ्लाई और ग्रासहोपर में। आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा का एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिख नहीं रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ आपको। आर्थ्रोपोडा जब हम एनिमल्स पढ़ते हैं 11th क्लास में, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में पढ़ते हैं, तो उसमें एक बेटा आर्थ्रोपोडा आता है। आर्थ्रोपोडा का जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि इसमें जो रेस्पिरेशन पाया जाता है वो ट्रैकियल रेस्पिरेशन पाया जाता है। अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन आपको पता है कि नोस्ट्रिल वगैरह और नोज वगैरह और लंग्स के थ्रू जो होगा, ये किसमें पाया जाएगा, हमारा मैमल्स में पाया जाएगा। कुछ स्पेशल टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी हैं, जैसे बुक लंग्स किसमें पाया जाएगा बेटा, हमारा स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स में, मकड़ी में। बुक गिल्स किसमें पाए जाएंगे बेटा, लिमुलस में पाए जाएंगे, ये किंग क्रैब कहलाता है। पल्मोनरी सैक जो पाए जाएंगे वो स्नेल्स यानी कि घोंगा, स्नेल्स में पाए जाते हैं। और लेटरल गिल स्लिट्स जो पाए जाते हैं बेटा, लेबियो, कैटला और मिस्टस। मिस्टस क्या होती हैं बेटा, ये आपकी बोनी फिश है। आपको समझ में आ गया बेटा इतना। ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि किसमें जो है आपका डिफ्यूजन के थ्रू होगा, किसमें क्यूटिनस के थ्रू होगा, किसमें ट्रैकियल के थ्रू होगा, किसमें आपका क्या बोल सकते हैं ब्रैंकियल के थ्रू होगा, क्या हो सकता है आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन के थ्रू होगा। डिफ्यूजन के थ्रू किसमें होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा, पैरामीशियम। क्यूटिनस के लिए मोइस्ट स्किन, क्यूटिनस मतलब क्यूट मतलब मोइस्ट, ऐसे याद कर लेना कि क्यूटिनस से मतलब क्या है, मोइस्ट स्किन से है, क्योंकि स्किन क्या होती है, ऑलमोस्ट क्या होती है, क्यूट टाइप की होती है। इस टाइप से मतलब मैं आपको एक सॉफ्ट बता रहा हूँ। तो क्यूटिनस क्या होगी, हमारे मोइस्ट स्किन होगा। स्किन कैसी होती है, हमारी थोड़ी नमीदार होती है, वो आपको पता है किसमें पाई जाएगा, अर्थवॉर्म और लीच में पाई जाएगा। रैंकल किसमें पाया जाएगा बेटा, गिल्स के थ्रू होगा। फिशेज में, क्रैब्स और प्रॉन्स में पाया जाएगा। ट्रैकियल ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्रू ट्रैकी होगा। ट्रैकी क्या है, टिनी पोर्स है, आगे जाके क्या बन जाएंगे, ट्यूबुलर ट्यूब्स बन जाएंगी। और आगे क्या हो जाए, किसमें पाए जाएंगे, ऑर्थोपोडा में, कॉकरोच, हाउस फ्लाई और ग्रासहोपर टेढ़ा में। आगे क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन से किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा, नोस्ट्रिल्स के थ्रू होगा। और किसमें पाया जाएगा, मैमल्स यानी कि हमें पाया जाएगा। कुछ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, बुक लंग्स किसमें पाया जाएगा, स्कॉर्पियन में पाया जाएगा। बुक गिल्स किसमें पाया जाएगा, लिमुलस में पाया जाएगा। पल्मोनरी शैक किसमें पाया जाएगा, स्नेल्स में पाया जाएगा। और लेटरल गिल स्लिट किसमें पाएगा, लेबियो, कैटला और मिस्टस। ये क्या है, हमारी बोनीफिसेज है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। पहले मैं उससे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। क्वेश्चन सबसे पहले बेटा यही है कि सबसे पहले ये बताइए कि हमारे रेस्पिरेशन के दौरान हमारे उसमें कौन सा मॉलिक्यूल्स बनने वाला है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमारे इसमें कौन सा बनता है। तो आप बता सकते हैं कि एटीपी बनने वाला है। अब आपसे अगर मैं पूछने लगूं कि डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस, तो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन किसमें पाया जाता है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म इन एनारोब्स में, और एरोब्स में भी किसमें पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में। क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा एक ग्लूकोज का, किसमें होगा, पायरुवेट में, जो क्या है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है बेटा। अब आपसे मैं पूछने लगूं क्वेश्चंस, आपसे मैं पूछने लगूं कि अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस लैक नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो किसमें होगा। तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है पायरुवेट, पायरुविक एसिड या पायरुवेट में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, और उसको किसमें कर देना है बेटा, उसका फर्मेंटेशन कर देना है, किसमें, ईस्ट में कर देना है। और क्या क्या बना देना है बेटा,
एथेनॉल और प्लस CO2 और प्लस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो किसमें होगा, ह्यूमन की मसल सेल्स में होगा, और किसमें होगा बेटा, क्या क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ग्लूकोज का किसमें होगा, हमारा पायरुविक एसिड्स में होगा। किसमें टूट जाएगा वो पायरुविक एसिड बाद में, CO2 H2O प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का मीन्स यहाँ पे क्या है बेटा, 38 ATP। क्लियर हुआ सारी आपको ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब रेस्पिरेशन ह्यूमंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं। अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने आपको बताए हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस का टॉपिक फिनिश हुआ था, मैंने आपको क्या किया था बेटा, बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अब जैसे ही ये खत्म होने वाला है मैं आपको फिर से क्वेश्चंस पूछूंगा, ओरली पूछ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ, ठीक है। वो मैं आप इतने इसको नोट डाउन कीजिएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो बच्चा पार्टी, अब हमने पढ़ लिया था बेटा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, मैंने आपको बता दिया था। अब उससे पहले मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। सबसे पहले बताइए कि एनर्जी का जो मॉलिक्यूल्स रहता है वो क्या बनता है, ATP, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमन पाथवे या कॉमन स्टेज कौन सी होगी। ऑप्शन है आपके ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, या फिर आपका ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। तो ऑप्शन क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, जो किसमें पाई जाएगी, हमारे कॉमन स्टेज है हमारी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस में। आपसे पूछा जाएगा डिफाइन ब्रीथिंग, तो आप बोल सकते हैं कि डिफाइन मतलब ब्रीथिंग इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जहां पे हम क्या करते हैं कि रिच O2 क्या होती है, इनटेक होती है, और रिच CO2 एयर क्या होती है, हमारी एक्सेल होती है। आपसे पूछा जाएगा कि कॉमन सब्सटेंस कौन सा है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कॉमन कौन सा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज है, C6H12O6। आपसे पूछा जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशंस क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशंस आप बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज C6H12O6, इसका किसमें होगा, किसमें टूट जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में, जहां पे कितना होगा 38 ATP हमारे बनेंगे। इसको बोला जाएगा हमारा सेलुलर रेस्पिरेशंस। आपसे अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बताना है आपको रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। तो आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस में, एक तरफ आपको फोटोसिंथेसिस का लिख देना है कि फोटोसिंथेसिस में जो होता है वो एनर्जी क्या होती है हमारी, वहां पे रिलीज होगी, वो एब्जॉर्ब होगी वहां पे, और रेस्पिरेशन में क्या होगी, रिलीज होगी। वहां पर रॉ मटेरियल कैसे हैं हमारे, CO2 प्लस H2O फोटोसिंथेसिस में, और वहां पे कैसे रॉ मटेरियल यूज होंगे हमारे C6H12O6, और साथ में क्या होगा, O2 होगा। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे हमारे फोटोसिंथेसिस में, C6H12O6 प्लस O2, और उसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे, CO2 प्लस H2O, यानी कि उसके प्रोसेस में क्या होगा, CO2 प्लस H2O बनेंगे उसमें भी। और आपसे पूछा जा सकता है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो चुका है, आपसे पूछा जा सकता है कि फिशेज में कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। मैंने आपको एक एक चीज डिफाइन कर दी है। अब आप देख लीजिए कि रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेशन कैसा होता है। सबसे पहले नोस्ट्रिल, यानी कि यहाँ से एयर क्या होगी, एंटर होगी। नेजल कैविटी, यानी कि यहाँ जाएगी। फेरिंग्स बता चुका हूँ कि पाथवे है एक, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, वहां पे क्या जाएगा, फिर लैरिंग्स में जाएगी, जिनको क्या बुलाता है, साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स के बाद में कहाँ जाएगी, ट्रैकिया, यानी कि इस गले में जाएगी। ट्रैकिया के बाद में कहाँ पे जाएगी हमारी, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स अगर आप ध्यान से देखेंगे, ट्रैकिया यहाँ पे जाएगी, और वहां पे किसके बाद में चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। और लंग्स में हमारी क्या है, एल्वुलाई है, जहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है हमारी, एल्वुलाई है, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे O2 ली जाएगी और CO2 को क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। अब देख लीजिए बेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले एपिग्लोटिस था। एपिग्लोटिस क्या कर रहा था, फूड को विंड एयर पाइप में जाने से रोक रहा था एपिग्लोटिस। फिर लैरिंग्स में गई है। लैरिंग्स के बाद में कहाँ पे गई है, ये ट्रैकिया में गई है। ट्रैकिया के बाद में कहाँ पे आ गई है, ये ब्रोंकस। इसको बेटा इस स्ट्रक्चर्स को, इस वाली स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम, ब्रोंकस बोलते हैं। अब ब्रोंकस के बाद में ये क्या फैली हुई है, ब्रांचेस में फैली हुई है, तो इन ब्रांचेस को क्या बोला गया है, ब्रंकियोल्स। यानी कि ब्रोंकस ये है, और ब्रोंकस आगे जाके किसमें चेंज हो गया है, ब्रांचेस में, इसको क्या बोला गया है, ब्रंकियोल्स। और ब्रंकियोल्स के आप देखोगे कि यहाँ पे क्या लगी हुई है, एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या है, ये इस टाइप से क्या है, हमारी छोटे छोटे एयर सैक हैं, ये छोटे छोटे एयर सैक हैं। और एल्वुलाई ही क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज
गैसेस की जो एक्सचेंज की जो साइट है वो हमारी क्या है, एल्वुलाई है। और ये है हमारा प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड किससे प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो एयर के साथ में चले गए हैं उनको वहीं पे क्या करना है, किल करने का कार्य कौन करता है, प्लूरल फ्लूइड। अब प्लूरल फ्लूइड के बाहर आप देख रहे होंगे ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसको बोला गया है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये क्या है, हमारे लंग्स हैं, और नीचे क्या है बेटा, हमारा डायफ्राम है। लंग्स को सपोर्ट देने के लिए क्या है, नीचे डायफ्राम है। समझ में आया बेटा। सबसे पहले नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल बाद में नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद में फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स लंग्स में, और लंग्स में क्या है, एल्वुलाई, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे होंगी। प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्ट करेगी लंग्स को किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हमारी एयर में चले, एयर के थ्रू हमारी उसमें चले गए हैं लंग्स में। एल्वुलाई क्या है बेटा, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस का साइट कहलाएगी। ब्रोंकियोल्स क्या है बेटा, जो ब्रोंकस है, यानी कि जो ऊपर से ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ था हमारा ब्रोंकस, और ब्रोंकस से आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है, इसको क्या बोला गया है, हमारा ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकस क्या है हमारा, ये है। प्लूरल फ्लूइड क्या है, फिर से वही है, प्रोटेक्ट करेगा लंग्स को, किससे करेगा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ब्रोंकस हुआ, और लंग्स की हमारी स्ट्रक्चर है, नीचे क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम क्या है, लंग्स को सपोर्ट करने के लिए। अब हम वन बाय वन एक एक चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए बेटा। तो बेटा अब हम ये देख लीजिए आप हम एक एक इनको मैं पढ़ा रहा हूं आपको। नोस्ट्रिल और नेजल कैविटी, ये क्या है बेटा, नोस्ट्रिल है, सेपरेट हुए हैं, दो नोस्ट्रिल में सेपरेट हुए हैं, और किसके थ्रू सेपरेट हुए हैं, कार्टिलेज सेप्टम पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइलिन कार्टिलेज। और लाइन किससे है, ये सिलियरी, छोटे छोटे बाल जो होते हैं नोज एयर में, ये सिलियरी है, यानी कि म्यूकस, इसमें म्यूकस रिलीज होता है। और क्या है, सेंसरी एपिथेलियम। अब लाइनिंग ऑफ म्यूकस भी क्या पाया जाता है इसमें, यहां पे लिख देता हूं, लाइनिंग ऑफ म्यूकस। अब म्यूकस क्या है बेटा, जितना भी एक बात बताइए, हमने नाक से सांस लिया, उसमें कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसमें छोटे छोटे क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव गए होंगे जो हमें नुकसान दे सकते हैं। तो नोस्ट्रिल में क्या काम होता है बेटा, सिलियरी और सेंसरी, वो सेंस करते हैं उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और सिलिएटेड मतलब उनमें जो रूट हेयर्स पाए जाते हैं उसमें क्या रहता है, उसमें म्यूकस रहता है, यानी कि वो थोड़े थोड़े क्या रहते हैं, हमारे मोइस्ट रहते हैं। तो वो जितने भी धूल मिट्टी के कण गए हैं, जितने पार्टिकल्स गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए हैं, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मोस्ट ऑफ द धूल मिट्टी कहाँ पे रुक जाती है बेटा, रूट हेयर में, सॉरी नोज हेयर में ही रुक जाती है, जहां पे क्या पाई जाती है, हमारी मॉइस्ट स्किन पाई जाती है। तो वहां पे क्या रिलीज होता है, हमारा म्यूकस। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद में फेरिंग्स है। फेरिंग्स हमने डाइजेशन में पढ़ा था, कॉमन पासेज है किसका, फूड एंड एयर का। बाद में ये लीड्स होगा ग्लोटिस में, और ग्लोटिस को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे फूड ना जाए एयर पाइप में, उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, एपिग्लोटिस। इसके बाद में बेटा लैरिंग्स है। लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्सेस है। एक कार्टिलेज का फ्लैप है, कार्टिलेज की क्या है, लीफ टाइप की है, एक कार्टिलेज की लीफ टाइप की है बेटा। बाद में आफ्टर प्यूबर्टी ये किसमें चेंज हो जाते हैं, एडम सेप्पल्स में। जब हम स्वेल करते हैं तो एक कार्टिलेज ऊपर जाता है ना ऐसे, इस टाइप से, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे कार्टिलेज। किसी किसी बॉयज में, बॉयज में ज्यादा उभर के आते हैं ये, किसी किसी में बॉयज में ज्यादा एडम सेप्पल पाए जाते हैं, किसी किसी में बहुत कम पाए जाते हैं, प्रोमिनेंट कम होते हैं। ट्रैकिया क्या है बेटा, विंड पाइप है, 10 से 12 सेंटीमीटर का है, और सी शेप्ड है ये वाला, ये ट्रैकिया है। कैसा है, ऐसा बताया था ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाया था, हमें ट्रैकिया कहलाया था। विंड पाइप है, 10 से 12 सेंटीमीटर का होगा, और कैसा होगा, सी शेप्ड होगा। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, 2 ब्रांचेस को, एक ब्रोंकस आया था इस टाइप से, ये ब्रोंकस ये लंग्स में गया था। 2 अगर ब्रांचेस हैं तो इनको ब्रोंकियाई बोला था, और अगर एक सिंगल ब्रांचेस है तो इसको ब्रोंकस बोला था। यानी कि एक सिंगल को बोला जाएगा ब्रोंकस, और दूसरा बोला जाएगा ब्रोंकियाई। ठीक है बेटा। एल्वुलर सैक फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स की फंक्शनल यूनिट है, और साइट किसकी है, गैसियस एक्सचेंज की। गैसियस एक्सचेंज की साइट भी कौन कहलाएगी, हमारी एल्वुलाई। ठीक है बेटा। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पासेज, फूड लीड्स, बाद में ग्लोटिस करेगा। नोस्ट्रल, एक हमारे नोज हेयर पाए जाएंगे, मोइस्ट होंगे, म्यूकस रिलीज होगा, वहां पे ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, धूल मिट्टी के कण भी क्या हो जाएंगे, वहां पे रुक जाएंगे, जिससे अंदर जाके वो लंग्स में नुकसान ना दे। ब्रोंकियाई, ब्रोंकल्स, 2 ब्रांचेस हैं तो ब्रोंकियाई, सिंगल ब्रांचेस है तो ब्रोंकस। एल्वुलाई साइट क्या है, ये इंपोर्टेंट है, ये हमारी क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, और क्या है बेटा, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। अब बेटा इसके बाद में मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ाने वाला हूं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी स्लाइड से क्वेश्चंस आएंगे, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा बेटा।
तो गुड्डे गुड़िया अब आ जाइए बेटा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में। अब हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दो टर्म क्लियर कर देता हूं, एक है इनहेलेशन, एक है एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन में क्या होगा बेटा, इनटेक ऑफ एयर, यानी कि एयर को हम इनटेक करेंगे तो हमारा डायफ्राम कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप चाहे करके देख लीजिए इस टाइप से, डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और थोरेसिक कैविटी क्या हो गई है हमारी, इंक्रीज हो गई है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन गई है, फ्लैट बन गई है। एक्सहेलेशन में क्या होगा, आउट ऑफ एयर करेंगे, रिलैक्स होगा हमारा और कैसा होगा, डोम शेप्ड हो जाएगा डायफ्राम। दो टर्म समझ में आई, इनटेक ऑफ एयर होगा तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या होगा, आउट ऑफ एयर। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है। मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ए एंड बी। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जिस टाइम पे हम इनहेल कर रहे हैं कितना है, 21%। अब जब हम एक्सहेल कर रहे हैं यानी कि O2 को बाहर कर रहे हैं, तब O2 एयर को बाहर कर रहे हैं, तब O2 कितनी आएगी, 16.4% O2 क्या हो जाएगी हमारी, बाहर भी आएगी। CO2 कितनी प्रेजेंट है, 0.04%। और कितनी एक्सहेल होकर आएगी बेटा, 4.4% एयर क्या होगी हमारी, जब हम एक्सहेल करेंगे तो CO2 क्या आएगी हमारी, एक्सहेल आएगी। वाटर वेपर मैं पढ़ा चुका हूं रिएक्शंस में, वाटर वेपर जब हम इनहेल करेंगे तो बहुत ही लिटिल होगा, लेकिन जब हम एक्सहेल करेंगे तो बहुत लोड्स ऑफ वाटर क्या होगा हमारा, क्या होगा, रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होगा, वो बाहर होगा मॉइस्ट के रूप में। अब बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज इनटू लंग्स एंड टिश्यूज। अब ध्यान से देखिए, एक है लंग्स एल्वुलाई, यानी कि लंग्स एल्वुलाई ये है हमारी, यहाँ पर कैसी होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 होगी, क्योंकि एल्वुलाई को मैं कई बार बता चुका हूं कि साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज कौन है, एल्वुलाई है। और एल्वुलाई का क्या वर्क है बेटा, वहां पे CO2 ली जाएगी और O2 क्या होगी, वहां पे चेंज कर दी जाएगी। यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी O2 की एल्वुलाई में, और यहाँ पे हमेशा डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है रेस्पिरेशन। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, हमेशा हाई टू लो चलता है। अब जैसे ही यहाँ हाई है तो यहाँ कैसा होगा, टिश्यूज में कैसी है, लो है, क्योंकि अब देखिए टिश्यूज में कैसे लो है। अब यहाँ से हमारी क्या O2, जहां पे हमारी एयर आई है, अब ये एयर तब की वापसी की मैं बता रहा हूँ जहां पे ये डिस्ट्रीब्यूट करके आ चुकी है, O2 को इसने टिश्यूज और सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वहां पे क्या होगा, CO2 को लेगी और O2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो इस वाले ब्लड में कैसी होगी, लो O2 कैसी होगी, लो होगी, और हाई CO2 होगी, क्योंकि ये वापसी आ रहा है ब्लड अब फिर से एल्वुलाई में। अब यहाँ से इसने बेटा एंटर किया, अब यहाँ से CO2 की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ऊपर भी लिखा हुआ है हाई कैसी है CO2 और लो कैसी है O2। हमेशा बोला है डिफ्यूजन किस में वर्क करेगा, हाई टू लो। अब यहाँ पे CO2 लो है तो ये कैसी हो जाएगी बेटा, डिफ्यूज आउट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से हाई टू कैसी चलेगी, ये लो चलेगी। यहाँ से CO2 डिफ्यूज आउट हुई। अब यहाँ पे जाके कैसी है, ऑक्सीजन कैसी है, ज्यादा है, क्योंकि एल्वुलाई का काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज है। जैसे ही यहाँ से भी कैसी मूव करेगी, हाई टू लो। अब इसमें क्या चल रही है, ब्लड सेल्स में कैसी चल रही है, O2 लो चल रही है, क्योंकि हाई CO2 है। अब ये यहाँ पे आके क्या होगा बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, यानी कि डिफ्यूज इन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा कहाँ पे, ब्लड विद हाई O2, यानी कि अब ये फिर से क्या करने चली गई है, O2 देने चली गई है, और वहां से क्या आएगी, CO2 आएगी। ये गैस डिजोल्व होंगी लेयर में, मॉइस्चर में और वॉल ऑफ कैपिलरी। अब आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बेटा हमारी उसमें ब्लड में क्या पाई जाती है, RBC। RBC में एक रेड पिगमेंट पाया जाता है बेटा, रेड पिगमेंट, इसी का नाम क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जब O2 के साथ में मिलता है, यानी कि O2 को लेके जाने का कार्य करेगा। O2 के कितने मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स O2 के जब ये लेके जाएगा तो ये बना देगा बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितने परसेंट जाएगी बेटा, 97% क्या जाएगी, ये O2 के हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी, फॉरवर्ड। बाकी 3% वो क्या हो जाएगी हमारी, डिजोल्व हो जाएगी, किसमें, डिजोल्व इन प्लाज्मा। यहां पे हुआ बेटा बात। आरबीसी में कौन सा पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन। इसने क्या, ऑक्सीजन को अपने साथ में बाइंड अप किया, यानी कि ऑक्सीजन को इसने अपने साथ में बाइंड अप किया और बना के ले गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के, और 97% ऑक्सीजन कैसी हो गई, डिस्ट्रीब्यूट। यानी कि यहाँ पे कैसी, यानी कि यहाँ पे कैसा होगा, ये हीमोग्लोबिन प्लस O2 है,
यानी कि O2 को लेके जा रहा है, हाई O2 बांटने जा रहा है यहाँ पे, तो ये कैसा होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन कैसी होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, और CO2 कैसी होगी, यहाँ पे लो होगी। अब यहाँ पे बेटा जब गैसेस एक्सचेंज हो गई हैं, तो एक बात बताइए, वहां पे जब हमारा ऑक्सीडेशन यानी कि सेल्स में, टिश्यूज में, माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल्स में है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, क्रेब्स साइकिल होना है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको याद होगा कि बेटा CO2 प्लस H2O बन रहे थे, यानी कि अब सेल्स में, यानी कि अब टिश्यूज में क्या है, पहले से वहां पे CO2 अवेलेबल है, तो CO2 को कौन लेकर आएगा, अब CO2 किसके साथ में बाइंड अप हुआ है, यानी कि हीमोग्लोबिन अब किसके साथ में बाइंड अप हो गया है बेटा, हीमोग्लोबिन किसके साथ में बाइंड अप हुआ है, CO2, और CO2 एक कौन सी वाली है बेटा, जहां पे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन हो चुका है, और वहां पे क्या टूटी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, और ये क्या बना देगा बेटा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। अब मैं पूछूंगा आपसे कि अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलेगा तो क्या बनाएगा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। अब ये क्या होगा बेटा, ये होगी तुम्हारी 23 से 25% CO2 किसके साथ में मिलकर वापस आ जाएगी, हमारी हीमोग्लोबिन के साथ में। बाकी 70% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, हमारी बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कैसी होगी बेटा, हमारी प्लाज्मा में डिसोल्व हो जाएगी ये भी। बाकी 70% CO2 क्या होगी, हमारी डिसोल्व हो जाएगी किसमें, प्लाज्मा में। हो गई है डिसोल्व, ये समझ में आया। जब रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर गया ब्लड सप्लाई करने के लिए, 4 मॉलिक्यूल्स क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, 97% ऑक्सीजन के साथ में चली गई है और 3% ऑक्सीजन डिसोल्व हो गई है। वहां से जब ऑक्सीडेशन हो चुका है, सेल्स में, टिश्यूज में ऑक्सीडेशन हुआ है, पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन हुआ है, तो CO2 वहां पे टूटी होगी, CO2 प्लस H2O में। अब CO2 को वापस लाना है किसमें, एल्वेलाई में वापस लाना है, यानी कि हाई CO2। अब क्योंकि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगी ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे जब आई है तो अब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिली है, तो क्या बन गया है बेटा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। अब कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, राइटिंग थोड़ा बेटा ऐसी लिख दिया है मैंने। अब यहाँ पे हुई है CO2 डिफ्यूज आउट हो जाएगी, क्योंकि हाई टू लो चलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी हीमोग्लोबिन में, फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना और क्या हो गया है, ब्लड को सप्लाई। अब ये फिर से लेके आएगा किसको, हाई CO2 को, फिर से एंटर हुई है, फिर से कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन यहाँ पे टूट गया है, CO2 आउट हो गई है, हीमोग्लोबिन आगे बढ़ गया है, ऑक्सीजन को अपने साथ में पकड़ा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया है, फिर से ब्लड टिश्यूज में होगी ब्लड टिश्यू को सप्लाई हो गई है, वहां से ब्लड टिश्यूज में पकड़ा है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बन के लेकर आया है, यहाँ पे आया है, ऑक्सीजन CO2 आउट हो गई है, फिर से हीमोग्लोबिन आगे बढ़ा है, ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर से ब्लड टिश्यूज को सप्लाई हो गई है, ब्लड टिश्यूज से फिर से पकड़ा है CO2 को, CO2 के साथ में हीमोग्लोबिन, क्या बना है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, फिर से यहाँ से CO2 आउट हो गया और हीमोग्लोबिन आगे बढ़ गया। प्रोसेस समझ में आ गया। अब आपने एक गैस सुनी होगी बेटा CO, इसका नाम है बेटा कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है मेरे बच्चा, इसमें क्या है, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब याद रखना कि अगर एक तरफ O2 है और एक तरफ CO है, O2 के साथ में हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बना रहा है, Hb लिख रहा हूं इसको, क्या बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बेटा CO के साथ में Hb मिलकर क्या बना रहा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है जुड़ने की। आपने देखा भी होगा कई बार आपको कहते हुए, या आपने सुना होगा कि कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जलाकर यानी कि आग जलाकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। वो बेटा इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि जो हमारी आग है, जो हमारी फायर है, उसमें सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट होगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO होगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक तरफ ऑक्सीजन है। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड में जो फायर है उसमें CO कैसी है, ऊपर है, ऑक्सीजन कैसी है, नीचे है।
अब एक बात बताइए बेटा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी में अभी बोल रहा हूं कि एक तरफ ऑक्सीजन भाई साहब होंगे, एक तरफ सीओ होंगे, तो हीमोग्लोबिन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ज्यादा जाके, सीओ की तरफ, और सीओ के साथ में मिलकर क्या बना देगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि सीओ की मात्रा ज्यादा हो रही है, O2 की मात्रा लगातार कम होती जा रही है, तो ये क्या करेगा बेटा, टिश्यू की क्या करने लग जाएगा यहाँ पे, सेल्स की क्या करने लग जाएगा यहाँ पे, डेथ डेथ होनी शुरू हो जाएगी, और इस बीमारी को बोलते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस डिसीज क्या है, डेथ ऑफ टिश्यूज या डेथ ऑफ सेल्स। अब नेक्रोसिस हुआ है बेटा, अब नेक्रोसिस जब हुआ है यहाँ पे, तो ये किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की कैसी हो गई है, मात्रा ब्लड में ज्यादा होती चली जा रही है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, और क्या बन गया है यहाँ पे, नेक्रोसिस, ये बीमारी होनी शुरू हो गई है। यहाँ पे क्या बनना शुरू हो गया है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो हमें रात में अंगीठी जलाकर या आग जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे निकलने वाली कौन सी हार्मफुल गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे ही हमने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल की, वहां पे हीमोग्लोबिन इंतजार में बैठे हैं, बाइंड अप किया, क्या सब्सटेंस बनाया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड में घुल के चली गई है, ब्लड को सप्लाई हुई है, वहां पे जाके पता चला ऑक्सीजन का लेवल कैसा होता जा रहा है, लगातार कम, सीओ का लेवल कैसे बढ़ता जा रहा है, लगातार ऊपर, और क्या होनी शुरू हो गई है वहां पे, नेक्रोसिस यानी कि डेथ ऑफ टिश्यू। समझ में आया बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं इसमें ये मैंने पूरा मैकेनिज्म समझा दिया है आपको, फिर मैं समझा देता हूँ। इनहेलेशन क्या है, इनटेक हुआ है एयर का, डायफ्राम कैसा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट हुआ है। एक्सिलेशन क्या हुआ है, आउट ऑफ एयर हुई है, रिलैक्स हुई है, और कैसे हो गया यहाँ पे, डोम शेप्ड हुआ है। एक स्टेप से जब हम इनहेल करेंगे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी है, 21%, और एक्सेल जब हम करेंगे यानी कि O2 को छोड़ेंगे, यानी कि एयर को छोड़ेंगे, तो O2 कितनी आएगी उसमें, 16.4%। CO2 कितनी है एटमॉस्फेयर में, 0.04%, और O2 कितनी, CO2 कितनी एक्सेल होगी, 4.4%। एक्सेल का मतलब जितना हम ऐसे ली है कितनी, 21%, वापस कर दी है O2 कितनी, 16.4%, जिससे O2 का मेंटेन है। CO2 कितनी ली है, 0.04%, छोड़ दी कितनी है बेटा, 4.4% छोड़ दी है। वाटर वेपर जब इनहेल की है तो कैसी गई है, लिटिल गई है, एक्सेल में कितनी गई है, वो लोट ऑफ हो गई है। एक्सचेंज ऑफ लंग्स एंड टिश्यूज में कितनी गई है, एल्वेलाई में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 होगी, और हाई हमेशा डिफ्यूजन किस में मूव करता है, हाई टू लो, तो ये किस में मूव हो जाएगी, टिश्यूज में, और टिश्यूज में कैसी है, अब यहाँ पे कैसी है, हाई CO2 है, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, हाई टू लो, एल्वेलाई सेल में, एल्वेलाई फिर से चेंज करेगी इसको O2 में। अब यहाँ पे आ जाइए, लो O2 है, हाई CO2 है, यानी कि ये ब्लड वो वाला आ रहा है बेटा, जहां से ये सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट O2 करके आ गया है, वहां से CO2 को अपने साथ में बाइंड अप कर रहा है, यानी कि ये वाला प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ से इसने एंट्री की, क्या सब्सटेंस बना रखा है इसने, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। CO2 हाई है, CO2 जब हाई है बेटा, यहाँ पे CO2 कैसी है, यहाँ पे हाई है, O2 यहाँ पे कैसी है, लो है, तो CO2 यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिफ्यूज आउट। डिफ्यूज आउट हमेशा हाई टू कैसी चलेगी, लो चलेगी, डिफ्यूज आउट हुई, हीमोग्लोबिन आगे बढ़ा। अब यहाँ पे कैसी है, O2 हाई है, और CO2 कैसी है, यहाँ पे लो है। O2 ने बाइंड अप किया, O2 भी कैसी मूव हो गई है, हाई टू लो, हाई टू लो, क्योंकि O2 लो चल रही है, हीमोग्लोबिन O2 के साथ में मिला, और क्या बना दिया है यहाँ पे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 4 मॉलिक्यूल्स लेके गया और टिश्यूज को क्या कर दिया, सप्लाई। इसलिए मैं लिख रखा है ब्लड यहाँ पे कैसा, हाई O2 के साथ में है, और लो कैसी है, CO2 है। यहाँ तक समझ में आया, यही वाली बात बताई है। रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, 97% क्या हो जाएगी, इसी के थ्रू क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। 3% किस में होगी, डिजोल्व इन प्लाज्मा। CO2 कैसा होगा, हीमोग्लोबिन के साथ में मिलेगा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, 23 to 25%, और बाकी कितनी 70% किस में होगी, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होगी। एक CO गैस पाई जाती है जब हम आग जलाते हैं, सबसे ज्यादा हार्मफुल गैस है, साथ में मिलकर हीमोग्लोबिन की क्या बना देगी बेटा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी होती है, किसकी, जुड़ने की एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की। CO ज्यादा है, O2 कम है, क्या हो जाएगा, टिश्यू की डेथ होनी शुरू हो जाएगी, उस बीमारी को बोलते हैं नेक्रोसिस। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ये हमारा टॉपिक क्या होता है बेटा, यहाँ पे खत्म होता है। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं वो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ, और कुछ डिसीज हैं वो भी मैं आपको ओरली बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कीजिए, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब बेटा हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया था, अब हम रेस्पिरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला है कि हर टॉपिक्स के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने ही कराने हैं। तो सबसे पहले बेटा अब इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है आपका 2023, यानी कि लेटेस्ट ही पूछा गया है। राइट वन इंपोर्टेंट फंक्शंस, एक इंपोर्टेंट फंक्शंस लिखना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सबसे पहले पूछा है इसने रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मैंने बताया है ये कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कार्टिलेज क्या रखते हैं बेटा, इनकम्प्लीट रिंग कार्टिलेज रिंग कार्टिलेज, इनकम्प्लीट रिंग कार्टिलेज ये क्या रखते हैं, रिमेन ओपन रखते हैं। किसको किसको ओपन रखते हैं बेटा, ट्रैकिया को। और ट्रैकिया को अगर ओपन रखेंगे तो क्या होगा हमारा, हमेशा गला, आपने ऐसे देखा है कि गला एक टाइम पर बंद रहता है, एक टाइम पर खुला हुआ है, गला तो 24 घंटे खुला हुआ है ना। तो वो क्या है, इनकम्प्लीट रिंग कार्टिलेज क्या रखते हैं, हमेशा क्या रखते हैं, रिमेन रखते हैं। किसको ओपन रखते हैं, किसको, ट्रैकिया को। ट्रैकिया को ओपन रखेंगे ना। अब इसमें एल्बुलाई क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। एल्बुलाई क्या है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, तो ये इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। फोर किसके लिए करेगा, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए कौन करेगा, इंक्रीज, एल्बुलाई क्या करेगा, सरफेस एरिया को उसका इंक्रीज कर देगा। हीमोग्लोबिन अभी बताया है बेटा, O2 के साथ में अपने साथ को O2 को लेगा और क्या बना देगा बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये किसमें, O2 किसको सप्लाई कर देगा, O2 सप्लाई टू द सेल्स टिश्यूज ऑर्गन। लाइनिंग ऑफ म्यूकस, लाइनिंग ऑफ म्यूकस में कैसे पाए जाएंगे बेटा, फाइन हेयर्स पाए जाएंगे। और ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। किसको करेंगे फिल्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करेंगे फिल्टर। मैंने आपको बताया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डस्ट को, डस्ट पार्टिकल क्या कर देंगे बेटा, उसको ये फिल्टर कर देंगे। एक एक फंक्शन समझ में आया। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करेंगे, रिमेन्स रखेंगे। किसको, हमेशा ओपन रखेंगे, हमेशा किसको, ट्रैकिया को। क्योंकि आपने ऐसा नहीं देखा होगा गला इस टाइम पर खुला हुआ है हमारा, अब हमारा गला बंद है, हमेशा खुला ही रहता है। एल्वेलाई इंक्रीज क्या करेगी, सरफेस एरिया करेगी किसका, गैसियस एक्सचेंज के लिए। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के O2 के साथ में मिलकर क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, O2 को सप्लाई कर देगा किसको, सेल टिश्यूज और ऑर्गन्स को। लाइनिंग ऑफ म्यूकस, फाइन हेयर्स पाए जाएंगे यहाँ पे, फिल्टर करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डस्ट पार्टिकल्स को। अब ये क्वेश्चंस बेटा पूछा गया है 2020 में। बोला गया है ड्रॉ ए डायफ्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्लाइड में पढ़ाया हुआ है, जहां पे स्टार्ट किया है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में जब हमने स्टार्ट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जरूर आ सकता है आपका क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल करा गया है फेरिंग्स को, लैरिंग्स को, ट्रैकिया को, लंग्स को, डायफ्राम को और एल्वेलियर सैक को। जित मैंने हमें आप देख लीजिएगा उस स्लाइड को, मैंने उसमें फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकस, ब्रोंकस की दोनों ब्रांच को ब्रोंकिया ही बोला था। ब्रोंकिया आगे चल के क्या बन गई थी, हमारी ब्रांचेस में डिवाइड हो गई थी। वहां पे एल्वेलियर हमारे वो बने हुए थे, प्लूरल मेम्ब्रेन भी थी, प्लूरल फ्लूइड भी था जो प्रोटेक्ट कर रहा था। आप उसको देखिएगा। अब बताइए बेटा, कोई सा क्वेश्चन रह गया है, नहीं रहा ना। कोई सा क्वेश्चन बोला था ना कि ऐसा टॉपिक आपका क्लियर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब इसमें बेटा कुछ डिसीजेज हैं, डिसीजेज है इसमें कुछ। मैं आपको क्या करता हूँ बेटा, डिसीजेज में आपको इसमें लिखवा देता हूँ, है ना, डिसीजेज। इसमें कुछ डिसीजेज रह गई हैं आपकी अभी, चलो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं अभी डिसीजेज आपको लिखवाने वाला हूँ। तो बेटा बस आप कुछ, हमने पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर रेस्पिरेशन पढ़ लिया है। अब हमने इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन इससे पहले मैं कुछ डिसीज करवाना चाह रहा हूँ। इसमें निमोनिया बेटा आपने सुना होगा, बहुत कॉमन डिसीज है। और कौन से वायरस की वजह से होती है ये आपकी, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये पी है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी।
ठीक है बेटा, इस उसकी वजह से होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगी, और इसको आम भाषा में बोला जाता है जुकाम। जुकाम हो जाता है ना आपको, कोल्ड, कि कोल्ड हो गया है, मम्मी मुझे कोल्ड हो गया है, तो किसकी वजह से होगी बेटा, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा बेटा मोस्टली किस में पाई जाती है हमारी, मोस्टली फाउंड इन स्मोकर्स, जितने भी स्मोकर्स होते हैं उसमें क्या पाई जाती है, एक डिसीज एम्फाइसीमा पाई जाती है। इसमें क्या होता है बेटा, O2 का लेवल क्या होने लगता है, O2 लेवल क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, यानी कि जो एल्वेलाई है, जो हमारी एल्वियोलाई है, एल्वेलाई, या आप इसको बोल सकते हैं लंग्स को भी बोल सकते हैं, इसमें क्या होने लग सकता है, इसका साइज कैसा होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, यानी कि कम होने लगता है, एल्वेलाई का जो साइज है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से O2 का लेवल कैसा हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो बॉडी में कैसा होने लगता है, एम्फाइसीमा मोस्टली फाउंड इन स्मोकर्स में मोस्टली पाई जाती है। OLD ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज, ये बेटा पाई जाती है, ये मोस्टली पाई जाती है आपकी सिलिकोसिस, सिलिकोसिस मतलब सिलिकोसिस मतलब ये पाई जाती है बेटा मोस्टली किससे होती है, ये सिलिका से होती है, यानी कि जो भी मजदूर, जो भी व्यक्ति जो है, जहाँ पे सीमेंट वगैरह की फैक्ट्री होती है, जहाँ पे मिट्टी वगैरह का काम ज्यादा होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, वहाँ पे सिलिकोसिस हो जाता है उन्हें, और इस डिसीज को बोला जाता है OLD ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज। सिलिका क्या होती है, उसमें छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स जाते रहते हैं लगातार लंग्स में, और वो क्या होते हैं, वहां पे जाके इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे लंग्स की जो कैपेसिटी है होल्ड करने की, एयर को, ऑक्सीजन को, वो होल्ड करने की कैपेसिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और लास्ट में है आपकी अस्थमा। अस्थमा तो आपको पता ही है, एलर्जी टाइप की है बेटा, ये एलर्जी, एलर्जी हो सकती है किससे, पोलन ग्रेन से, पोलन ग्रेन से भी होती है। पोलन ग्रेन एक पार्ट है किसका, किसका पार्ट है बेटा, प्लांट का पार्ट है पोलन ग्रेन्स, उससे हो सकती है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, मोस्टली ऑक्सीजन की कमी, एक कोई हाइपर सिचुएशन आती है, हाइपर सिचुएशन आई, O2 का लेवल ऊपर हुआ, आपने देखा होगा कि पंप वगैरह रखते हैं आप, उसमें क्या होता है, पंप वगैरह रखते हैं, कुछ व्यक्ति पंप रखते हैं, उन्होंने पंप किया, ऑक्सीजन का लेवल कैसा हुआ, हाई हुआ लंग्स में, और फिर वो अस्थमा का अटैक ऐसे होता है कि अस्थमा का अटैक आ गया है। अस्थमा का कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, कोई दुख भरी सिचुएशन आती है, कभी कभी हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, जब हैवी वर्कआउट करने पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में, अब ऑक्सीजन कमी होगी तो इस टाइप से सांस करने लगते हैं, फिर वो पंप वगैरह क्या होता है, लेते हैं उसको, और क्या हो सकता है, सही हो जाती है। निमोनिया, एम्फाइसीमा, OLD, अस्थमा। अब यहाँ पे बेटा सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, रेस्पिरेशन कंप्लीट हो चुका है, पूरे वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैंने इसके सीरीज में कराए हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। आई होप, अभी हम पे कितने मंथ हैं, अभी हम पे अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 मंथ है, 3 to 4 मंथ है। 3 to 4 मंथ में बेटा मैं आपको ऐसा कर दूंगा, साइंस में ऐसे हो जाएंगे हम कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस आपको कंडीशंस मेरी यही है कि आपको पूरी वीडियो देख के उसके नोट्स जरूर बनाने हैं, क्विक नोट्स। क्विक नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे बेटा, मेहनत कर लोगे तभी कुछ होगा, वरना तो चल ही रहा है काम। मेहनत कर लो बेटा, थोड़ी कर लो, थोड़े थोड़े उसमें अगर आप मेहनत करोगे तो वही बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से ही घड़ा खाली होता है। जब आप एक एक दिन आप अपना ऐसे टाइम वेस्ट करते जाएंगे ना, मैं बोलता हूँ कि एक वीडियो देख लो आपकी इनफ है। मेरी वीडियो देख लीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, अपने आप को देखिए कहाँ कमी रह गई है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस क्लास के बाद में रेस्पिरेशन का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बच सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो। आपको मैंने सारी डिटेल बाई डिटेल चीजें पढ़ाई हैं। ऐसी मैंने बेटा डाइजेशन में पढ़ाई थी, ऐसी हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। पढ़िए बेटा, ध्यान से पढ़िए, और कोई भी अगर आपको कंसर्न हो या कुछ भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं उसका एकदम जवाब दे दूंगा आपको। बाकी आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।